चलो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग सेकेंड डिग्री होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बारे में इंट्रोडक्शन देखे थे कि किसको हम लोग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं जरा समझोगे। जैसे मान लो हम लोग डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस 3 डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस 5 डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू मान लो इधर है एक्स स्क्वायर वाई, ये सपोज कर लो। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है? होमोजीनियस है क्योंकि सभी का ऑर्डर कितना है, सेकेंड ऑर्डर का। जो भी डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव, सभी सेकेंड ऑर्डर का है। तो ये सेकेंड ऑर्डर का होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है क्योंकि कोएफिशिएंट जो भी है यहाँ पर वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, इसको हम लोग डी और डी डैश के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर डी किसको कहते हैं, डेल डिवाइडेड बाय डेल एक्स को, और डी डैश किसको कहते हैं, डेल डिवाइडेड बाय डेल वाई को। इसको तुम डी एक्स भी लिख सकते हो, डी एक्स, और इसको क्या लिख सकते हो, डी वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, हालांकि हम लोग डी एक्स डी वाई नहीं बल्कि डी और डी डैश लिखते हैं। शायद कहीं हो सकता है किसी बुक में मिल जाए तुमको डी एक्स या डी वाई भी मिल जाए। तो अगर इसकी बात करें, इसका यूज करें, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर जेड माइनस 3 डी डी डैश, क्योंकि ये दोनों है, एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में दोनों है ना यहाँ पर। तो इसीलिए एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार है तो वो डी डैश डी हो गया, और वाई के रिस्पेक्ट में है तो डी डैश हो गया, प्लस 5 डी डैश का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाई के रिस्पेक्ट में है, और इधर है एक्स, जेड भी होगा, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। जेड हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो डी स्क्वायर माइनस 3 डी डी डैश प्लस 5 डी डैश का होल स्क्वायर, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। तो ये किस फॉर्म में होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ ऑफ डी डी डैश। ये डी और डी डैश का फंक्शन होता है, तो डी डी डैश का फंक्शन है, जेड में ऑपरेट होगा, ये ऑपरेटर कहलाता है, ऑपरेटर फंक्शन भी कहते हैं इसको, और इसका वैल्यू किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर वाई के बराबर। ये सब चीजों के बारे में पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब मान लो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन अगर आ जाता है, सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जो जेड का कोई वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर दे वही सॉल्यूशन निकालेगा। तो जेड क्या है, एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, तो जेड का कोई वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर दे उसी को सॉल्यूशन कहेंगे। मान लो जेड का वैल्यू ये, जेड का वैल्यू सपोज कर लो यू ऑफ एक्स कॉमा वाई, यू एक फंक्शन हो गया, किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, तो जेड तो एक्स वाई का फंक्शन होता है। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो जेड के जगह अगर हम लोग ये वैल्यू पुट कर दें, डी डी डैश यू, जेड के जगह यू बैठा देते हैं, सिंपली तुम लोग इसको यू भी लिख सकते हो। यू एक्स वाई का फंक्शन है, ये बता रहे एक्स वाई का फंक्शन है, लेकिन सिंपली यू लिख सकते हैं। तो जेड के जगह यू बैठा देंगे तो ये इसके बराबर आएगा, सॉल्यूशन यही हो गया ना। सॉल्यूशन जो एक ऐसा फंक्शन होता है, जेड का एक वैल्यू होता है, एक्स वाई का फंक्शन होगा जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मान लो ये सॉल्यूशन है, जेड इक्वल टू यू सॉल्यूशन है, तो जेड की जगह यू बैठाएंगे तो राइट हैंड साइड के बराबर आएगा ना, लेफ्ट हैंड साइड में बैठाएंगे तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके बारे में थोड़ा पहले भी डिस्कस किए हैं। अब चलो यहाँ पर आते हैं, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, लेट एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू 0। राइट साइड में हम लोग क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। राइट साइड एक्स वाई का भी फंक्शन हो सकता है लीनियर डिफरेंशियल होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, लेकिन अभी हम लोग राइट साइड क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। वो एक्स वाई का भी फंक्शन हो सकता है जनरल इक्वेशन, ये एक स्पेशल इक्वेशन हो गया जिसका राइट साइड 0 होगा। तो ये मान लो बी ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस ही है, होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ सीसी, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट कोएफिशिएंट। हम लोग अभी होमोजेनियस ही पढ़ रहे हैं, तो होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब होमोजेनियस जरूरी नहीं, नॉन होमोजेनियस में भी ये थ्योरम अप्लाई होगा, नॉन होमोजेनियस में भी होगा, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल ये होमोजेनियस पढ़ रहे हैं तो होमोजेनियस के लिए ले रहे हैं। इफ u1 u2 डॉट डॉट um be m solutions ऑफ दिस इक्वेशन, इसका एक नहीं बल्कि कई सॉल्यूशन, एक से अधिक सॉल्यूशन हो सकता है, अलग अलग सॉल्यूशन हो सकता है। तो u1 u2 जो है ये सभी m सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्योंकि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो तो जरूरी नहीं कि एक ही सॉल्यूशन हो, एक से अधिक सॉल्यूशन हो सकता है। तो जरा ध्यान देना, देन प्रूव दैट, तो प्रूव करना है कि ये अगर सॉल्यूशन है तो सिग्मा सी आई यू आई इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट साइड 0 है, ध्यान देना, राइट साइड क्या है, 0 है डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर मान लो u1 भी सॉल्यूशन है, u2 भी सॉल्यूशन है,
यू डॉट डॉट यू एम भी सॉल्यूशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सब सॉल्यूशन। तो एक काम करो, इसमें तुम C1 से मल्टीप्लाई कर दो, जहां पर C1 एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसमें C2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर Cm से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये सबको ऐड कर देंगे, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ये भी सॉल्यूशन होगा, ये भी उसको सेटिस्फाई करेगा। सॉल्यूशन है मतलब ये भी उसको सेटिस्फाई करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो हम लोग को यही ना प्रूव करना है कि अगर तुम्हारा ये u1 u2 डॉट डॉट um सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो C1 u1 प्लस C2 u2 प्लस डॉट डॉट Cm um भी क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मतलब अगर ये सब सेटिस्फाई कर रहा है तो ये भी उसको सेटिस्फाई करेगा। इसी चीज को समेशन सिग्मा में लिखा गया है। इसको तुम ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, सिग्मा CI UI, जहां I का वैल्यू 1 से लेकर के m, ऐसा लिख सकते हैं ना, तो वही लिखा हुआ है। देन प्रूव दैट सिग्मा where I run from 1 to m CI UI is also a solution of this differential equation। क्लियर है ये थ्योरम? चलो इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करते हैं जरा ध्यान देना। u1 is a solution of this equation, therefore u1 जब सॉल्यूशन है तो f d d डैश z की जगह u1 बैठाएंगे, जीरो आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? u1 जब सॉल्यूशन है तो z की जगह u1 बैठा दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में z की जगह u1 बैठा देंगे, राइट साइड तो आएगा ना। सिमिलरली u2 भी तो सॉल्यूशन है, तो u2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? u2 भी तो सॉल्यूशन दिया हुआ है इस इक्वेशन का, तो u2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। f ऑफ d d डैश u2 बराबर 0 डॉट डॉट, लास्ट में कौन सॉल्यूशन है, um, तो um भी उसको सेटिस्फाई करेगा। f d d डैश um इक्वल टू 0। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है ये? बस एक ही चीज तो लिखे हैं कि ये सब सॉल्यूशन है, तो ये सब पुट कर दिए, पुट करेंगे तो सेटिस्फाई तो करेगा ही। अब क्या दिखाना है, दिखाना है कि ये सॉल्यूशन है। तो z की जगह अगर ये वैल्यू पुट किया जाए लेफ्ट साइड में तो क्या आना चाहिए, राइट साइड आना चाहिए। तो चलो अब देखते हैं। नाउ पुटिंग z इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं, सिग्मा CI UI वेयर I इज इक्वल टू 1 to m, इन किस में पुट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन f d d डैश z इक्वल टू, इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा f d d डैश, और z की जगह ये वैल्यू पुट करना है, सिग्मा CI UI I इक्वल टू 1 to m। अब सिग्मा का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिए, f d d डैश ये रहने दो, और सिग्मा का मतलब क्या हो गया, सिग्मा का मतलब समेशन हो गया। तो यहाँ पर तुम्हारा C1 U1 प्लस C2 U2 प्लस डॉट डॉट CM UM। अब याद करो ऑपरेटर जो होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर, वो अंदर सभी में ऑपरेट होगा, और जो कांस्टेंट होता है वो बाहर हो जाता है ना। जब डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, मान लो इसको डिफरेंशिएट करना है, डेल डिवाइडेड बाय डेल एक्स, 2x स्क्वायर वाई है, 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, मान लो ऐसा है। तो क्या करते हो, 2 कांस्टेंट को बाहर करते हो, ये ऑपरेटर इसमें ऑपरेट करते हो, डेल बाय डेल एक्स किसको, x स्क्वायर वाई, और फिर प्लस 3 कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, और ये ऑपरेटर ऑपरेट कर देते हैं यहाँ पर किसमें, एक्स वाई स्क्वायर, ये ना करते हैं। तो ऑपरेटर अंदर हो जाता है और कांस्टेंट जो है वो बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही काम करो, ये पूरा ऑपरेटर ही है ना, डी और डी डैश का एक फंक्शन है। जैसे अभी मान लो इस एग्जांपल की बात करें तो ये यही ना ऑपरेटर है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर ही है। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर ऑपरेट हो जाएगा, और कांस्टेंट जितना है सब बाहर हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, या समझना यहाँ पर क्या होगा, ये इक्वल टू C1 बाहर होगा, f d d डैश ये ऑपरेटर अंदर होगा, किस में लगेगा, U1, f d d डैश जो है वो U1 में लग जाएगा, C1 बाहर हो जाएगा। फिर ये C2 बाहर हो जाएगा, ये ऑपरेटर U2 में भी लगेगा, C2 बाहर होगा, और ऑपरेटर जो है d d डैश ये कहाँ पर लग जाएगा, U2 में, और डॉट डॉट लास्ट में Cm बाहर हो जाएगा, और ये ऑपरेटर d d डैश कहाँ लग जाएगा, UM में। अब जरा ध्यान देना, C1 तो रहने देते हैं, और इसका वैल्यू हम लोग को पता है, इसका वैल्यू देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं, f d d डैश U1 बराबर क्या है, 0, क्योंकि U1 सेटिस्फाई कर रहा था। f d d डैश U2 बराबर भी 0 है, सब 0 है ये। तो यहाँ पर पुट कर दो ये वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इंटू 0 प्लस C2, और इसका वैल्यू कितना है, U2 में जब ऑपरेट करेंगे तो ये भी 0 है,
डॉट डॉट, ये ऑपरेटर यूएम में ऑपरेट करेंगे तो भी कितना है, 0 है। क्या ये सब 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, और डॉट डॉट लास्टली 0 आ गया। तो ये कंप्लीट 0 आ गया, राइट हैंड साइड आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में पुट किए हैं, देखो किस में पुट किए हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड में पुट किए थे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और राइट हैंड साइड आ गया, 0 आ गया। क्या सेटिस्फाई किया, तो ये सेटिस्फाई किया, इसका मतलब ये भी तो सॉल्यूशन हो जाएगा ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखो आगे, तो 10 सिग्मा सी आई यू आई वेयर आई रन फ्रॉम 1 to m satisfied द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर चुका है, तो क्या ये सॉल्यूशन होगा। देयरफॉर सिग्मा आई इक्वल टू 1 to m सी आई यू आई इज ऑल्सो ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, किस इक्वेशन का, एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ये ना प्रूव करना था, कोई दिक्कत किसी को आ रहा है समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और थ्योरम ये देखोगे, लेट एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। यहाँ देखो राइट साइड में एक्स वाई का फंक्शन है, अभी जो लिखे थे उसमें राइट साइड में एक्स वाई का फंक्शन देखा। तो ये मान लो क्या है, बी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कुछ कर लो। अभी हम लोग होमोजीनियस पढ़ रहे हैं तो होमोजीनियस ही मान के चलो, ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, सी लिख दिया मतलब विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इफ u इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देखो राइट साइड में 0 बैठा दिए, एक नया इक्वेशन बना दिया। मान लो जैसे ऐसा इक्वेशन है, सपोज कर लो ये वाला इक्वेशन है, 2d² प्लस 3d डैश प्लस 5d डैश स्क्वायर, जेड बाहर होगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अगर राइट साइड 0 बैठा देंगे तो भी ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही है ना। अगर हम लोग राइट साइड 0 ये वाला नहीं रखें, जैसे यहाँ पर अभी ये वाला है, राइट साइड हम लोग क्या करते रहे, राइट साइड 0 कर दो, राइट साइड हम लोग 0 कर दी, ये भी एक इक्वेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पर ओरिजिनल इक्वेशन ये वाला है, ओरिजिनल इक्वेशन ये, लेकिन इस इक्वेशन में राइट साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 पुट कर दे रहे हैं। तो मान लो इस इक्वेशन का u क्या है, एक सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का मतलब 0 पुट करने के बाद एक सॉल्यूशन है u जनरल सॉल्यूशन है, एक तरीके से समझो कि u क्या है, जनरल सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी कि ये जितना ऑर्डर होगा उतना आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसमें इन्वॉल्व रहेगा। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े हो ना, जितना ऑर्डर है उतना ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहे तो वो जनरल सॉल्यूशन का लगेगा। तो सपोज कर लो ये जनरल सॉल्यूशन है, एंड v इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और v ओरिजिनल इक्वेशन का कोई एक सॉल्यूशन है, v ओरिजिनल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। u किसका सॉल्यूशन है, राइट साइड 0 पुट किए तब, और ओरिजिनल इक्वेशन में राइट साइड 0 पुट कर दिया, u इसका सॉल्यूशन है, और v ओरिजिनल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो प्रूव करना है कि u प्लस v इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, u प्लस v। मतलब फिर से समझोगे, जरा ध्यान देना, दो तरह का इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। एक बात कर रहे हैं एफ डी डी डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और एक बात कर रहे हैं एफ डी डी डैश इक्वल टू 0। हाँ जेड छुटा हुआ है, एक ये ओरिजिनल इक्वेशन है, ये एक 0 पुट कर दिए। इसका सॉल्यूशन क्या है, u इसका सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन क्या है, v। तो u प्लस v जो है वो इसी का सॉल्यूशन है। u अगर इसका सॉल्यूशन है, राइट साइड पुट करते हैं 0, और v इसका कोई एक सॉल्यूशन है, तो u प्लस v इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्या क्लियर है। तो देखो यहाँ पर कैसे प्रूव करेंगे, यही प्रूव करना है कि u प्लस v इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देन प्रूव दैट u प्लस v इज ए सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन। यहाँ ओरिजिनल इक्वेशन है, राइट साइड में जो फंक्शन है वही है। तो देखो कैसे प्रूव करते हैं, जरा ध्यान देना। u इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन दिया हुआ है ना, u किसका सॉल्यूशन है, राइट साइड 0 है, तो राइट साइड 0 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर एफ डी डी डैश u बराबर 0 हो जाएगा, नंबर 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत। v किसका सॉल्यूशन है, अगेन v इज ए सॉल्यूशन ऑफ किसका सॉल्यूशन है, एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। क्या इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो पुट कर दो,
एफ डी डी डैश भी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। भी इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको नंबर डाल देते हैं 2 और इसको कर देते हैं। अब दिखाना क्या है कि u प्लस भी सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। तो u प्लस भी पुट करके देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, अगर राइट हैंड साइड आ गया तो इसका मतलब सॉल्यूशन होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं 2 के लेफ्ट हैंड साइड में। नाउ पुटिंग किसके जगह पुट करेंगे, z की जगह क्या पुट करेंगे, u प्लस भी। पुटिंग z इक्वल टू u प्लस भी इन इक्वेशन इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकेंड। वी गेट, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, एफ ऑफ डी डी डैश, जेड था, जेड की जगह क्या पुट कर रहे हैं, u प्लस भी। देखो जेड था ना, लेफ्ट हैंड साइड यही था ना, तो जेड की जगह क्या पुट कर दे रहे हैं, u प्लस भी। अब ध्यान देना, क्या ये ऑपरेटर दोनों में लगेगा, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, एफ डी डी डैश u में भी लगेगा और एफ डी डी डैश किस में लगेगा, v में भी लगेगा। u में पुट करने के बाद कितना आ रहा है, इसको जब u में ऑपरेट करते हैं तो कितना आ रहा है 0, और v में ऑपरेट करते हैं तो कितना आता है एफ ऑफ एक्स वाई। तो देखो u में पुट करने से 0 आ रहा है, u में ऑपरेट करने से, और v में ऑपरेट करने से कितना आ रहा है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। कितना हो गया ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। क्या ये राइट हैंड साइड आ गया इक्वेशन 2 का, इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड है, देख रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन होगा ना, तो u प्लस भी इसका भी सॉल्यूशन होगा, ये प्रूव करना था। तो देखो देयरफॉर u प्लस भी इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अब जरा ध्यान देना, u को यहां क्या कहते हैं, u को कंप्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री फंक्शन। u इज नोन एज कंप्लीमेंट्री फंक्शन, ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन कहलाता है। और v को क्या कहते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल, कंप्लीमेंट्री फंक्शन। एंड v इज नोन एज पार्टिकुलर इंटीग्रल, पार्टिकुलर इंटीग्रल। कुछ याद आ रहा होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा पार्टिकुलर इंटीग्रल, जिसको शॉर्ट में हम लोग पीआई लिखेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम लोग कंप्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो यहां पर भी वही काम करना है, ठीक है। तो अब जरा समझो, अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे कैसे, दो काम करना पड़ेगा। इसका एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा u भी, और एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा v भी। u में या तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा या आर्बिट्ररी फंक्शन होगा, यहाँ तो दोनों चीजें होता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, आर्बिट्ररी फंक्शन भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो u में जितना ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उतना आर्बिट्ररी कांस्टेंट या फिर आर्बिट्ररी फंक्शन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और v कोई भी एक इंटीग्रल होगा, v कोई भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी एक इंटीग्रल होगा। u किसका सॉल्यूशन होगा, राइट साइड 0 पुट कर देंगे, उसका सॉल्यूशन u। तो मान लो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहला काम करेंगे कि राइट साइड हम लोग 0 पुट कर देंगे, राइट साइड 0 पुट कर देंगे। उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, इसके सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे u, यानी कि ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकल जाएगा। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसका सॉल्यूशन को कंप्लीमेंट्री फंक्शन। और इसका एक कोई भी सॉल्यूशन निकालेंगे जिसका नाम देंगे v, और ये क्या कहलाएगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल। इसका जो सॉल्यूशन आएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, वो कैसे निकालेंगे, कंप्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल दोनों ऐड करके, क्योंकि u प्लस भी ना सॉल्यूशन आ रहा है उसका, u प्लस भी सॉल्यूशन आ रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 था या 2 था, 2 था ना, क्या था, इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 नहीं होगा बल्कि क्या होगा 2। तो याद करो, कुछ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऐसा ही काम करते थे, वहां भी कंप्लीमेंट्री फंक्शन पार्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते थे, राइट साइड 0 पुट कर देते थे और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते थे, जनरल सॉल्यूशन निकालते थे, जिसको कंप्लीमेंट्री फंक्शन कहते थे। और इसका कोई भी एक इंटीग्रल निकाल लेते थे जिसको पार्टिकुलर इंटीग्रल कहते थे, और फिर दोनों को सॉल्व करके हम लोग कंप्लीट इक्वेशन निकालते थे, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते थे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। तो याद करो, वहां पर भी कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का कुछ रूल था, कुछ मेथड था।
वहाँ भी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे और सॉल्व करते, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल करके फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे। पार्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालने का अलग अलग मेथड था वहाँ पर, अलग अलग फंक्शन रहने पर। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही काम करेंगे। तो अब हम लोग का काम होगा वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के बारे में सीखते हैं, फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के बारे में सीखेंगे। तो वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ लीनियर होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, सीसी लिख दिया मतलब कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कैसे अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, तो इसका स्टेप बाय स्टेप देखो वर्किंग रूल क्या है। सबसे पहला स्टेप 1 में पुट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, हो सकता है डी डी डैश के टर्म में नहीं लिखा हुआ हो, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डी और डी डैश के टर्म में लिख लेंगे। हम लोग इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखेंगे, डी और डी डैश के फॉर्म में। ऐसा ही इक्वेशन आएगा ना, होमोजीनियस रहेगा। तो यहाँ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो ऑर्डर nth ऑर्डर का हम लिख रहे हैं, ए नॉट कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट रहेगा और ये nth ऑर्डर का डी का पावर n रहेगा, फिर डी का पावर कम हो जाएगा, डी डैश का पावर धीरे धीरे बढ़ेगा और लास्ट में डी डैश का पावर n जेड। और इधर क्या है, यहाँ स्मॉल एफ एक्स वाई लिखे, कैपिटल एफ या स्मॉल एफ जो भी लिखो। तो मान लो ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहला काम करेंगे, लिख लेंगे। हो सकता है डेल बाय डेल एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ हो, तो उसको हम लोग डी डी डैश के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, क्या करता था ऑर्डिनरी में, डी की जगह हम लोग क्या पुट करते थे, एम पुट करते थे, याद करो, करते थे ना। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, रिप्लेसिंग डी बाय एम। और लेकिन यहाँ सिर्फ डी नहीं है बल्कि डी डैश है, तो डी डैश की जगह 1, डी को हटा करके एम डाल देंगे और डी डैश की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। इन द कोएफिशिएंट ऑफ जेड, जेड का जो कोएफिशिएंट है जिसको इसको कहते हैं ऑपरेटर फंक्शन, तो इस ऑपरेटर फंक्शन में हम लोग ये पुट कर देंगे। वी ऑब्टेन द ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर 1, जो मिलेगा वो ऑक्सिलरी इक्वेशन कहेगी। क्या मिलेगा जरा समझो, डी की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, एम पुट कर रहे हैं, तो ए नॉट एम टू द पावर n प्लस a1 m का पावर n माइनस 1 और डी डैश की जगह 1 बैठाएंगे। इसी तरीके से an और डी डैश की जगह 1 बैठाएंगे। तो ये सिर्फ ऑपरेटर में जेड का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ क्या लिखे हुए हैं, इन कोएफिशिएंट ऑफ जेड, किसमें पुट करना है, इन कोएफिशिएंट ऑफ जेड का जो कोएफिशिएंट है उसमें, और इसको इक्वेट कर देना है, यही ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाता है। तो वी ऑब्टेन द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग को ये मिल जाएगा, इसको नंबर डाल देते हैं 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व किसके लिए करेंगे, एम के लिए, तो सॉल्व 2 फॉर एम, एम के लिए सॉल्व करेंगे। 2 केसेज विल अराइज, अब 2 केस यहाँ पर मिल सकता है। 2 केस क्या मिल सकता है, जब सॉल्व करेंगे तो रिपीटेड रूट मिल सकता है या फिर डिफरेंट रूट में मिल सकता है, डिस्टिंक्ट रूट मिल सकता है। रिपीटेड मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो एम का वैल्यू 2 भी आ गया और दूसरा रूट 2 रिपीट हो गया ना, ये रिपीटेड रूट का लाएगा। और मान लो आता है 2 और 3, ये क्या हो गया, डिफरेंट रूट हो गया। तो 2 केस अराइज होगा, या तो रिपीटेड मिलेगा या फिर नॉन रिपीटेड। तो केस फर्स्ट, मान लो नॉन रिपीटेड मिला, लेट m1 m2 डॉट डॉट mn, डिफरेंट रूट मिला। ये सभी जो है m का रूट है, क्योंकि nth डिग्री का इक्वेशन है तो n रूट मिलेगा ना। यहाँ पर nth डिग्री का इक्वेशन आ रहा है तो m रूट मिलेगा, तो मान लेते हैं कि m का वैल्यू m1 m2 डॉट डॉट mn है, ये डिफरेंट रूट है। अगर डिफरेंट रूट है तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा जरा समझना। ये डिफरेंट रूट है, देन कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू आएगा, एक आर्बिट्ररी फंक्शन φ1 है, φ1 y प्लस m1x, एक ये लिखेंगे, m1 उसका रूट था ना, दूसरा रूट क्या था, m2, तो दूसरा लिखेंगे φ2, फंक्शन चेंज हो गया, y प्लस m2x। इसी तरीके से nth रूट कितना था इसका, mn है, तो mn है तो यहां पर आ जाएगा φn y प्लस mnx, जहां पर ये φ1 φ2 डॉट डॉट ये सभी क्या है, आर्बिट्ररी फंक्शन, ये सभी आर्बिट्ररी फंक्शन है। वेयर यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं बल्कि आर्बिट्ररी फंक्शन, वेयर φ1 φ2 डॉट डॉट φn आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। अभी फिलहाल हम रूल लिख दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन बताएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। शायद अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा, सब हाइपोथेटिकल है ना, कि ये रूट मिलेगा तब ये सॉल्यूशन होगा, लेकिन ऐसा ही रूल यही है कि जब ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कुछ तो रूट मिलता ही है, तो कुछ रूट जो मिलेगा, मान लो m1 m2 डॉट डॉट mn, जितना डिग्री का इक्वेशन होगा उतना रूट मिलेगा। तो ये रूट अगर मिला तो सॉल्यूशन हम लोग यही लिखेंगे, कंप्लीमेंट्री फंक्शन है ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका बता रहे हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका अलग होगा, वो जो बाद में डिस्कस करेंगे। कंप्लीमेंट्री फंक्शन कब निकलता है, जब राइट साइड जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का 0 होता है,
तो ये phi 1 y प्लस m1x, phi 2 y प्लस m2x डॉट डॉट phi n y प्लस mnx, ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। अब दूसरा केस क्या बताएं, जब रिपीटेड रूट मिलेगा। तो दूसरा केस लेते हैं हम लोग, केस टू क्या ले रहे हैं, मान लो रिपीटेड रूट है, लेट m इक्वल टू m डैश, m का मान लो m डैश वैल्यू मिला और वो रिपीट हुआ, कितना बार रिपीट हुआ, n टाइम्स, रिपीटेड कितना बार, n टाइम्स। जैसे मान लो m का वैल्यू आ गया, m का वैल्यू 2 2 2 3 बार, तो 3 बार रिपीट हुआ। 2 का वैल्यू हो सकता है, m का वैल्यू हो सकता है 4 बार 2 आ जाए, 5 बार आ जाए, तो जितना बार रिपीट हो रहा है, तो मान लेते हैं कि m का वैल्यू m डैश आया, कितना बार रिपीट हुआ है, n टाइम्स रिपीट हुआ है। देन corresponding to these रूट्स, इस रूट के अलावा और भी तो रूट मिल सकता है। m डैश मान लो n बार रिपीट हुआ है, इसके अलावा भी हो सकता है रूट अगर मिल जाए, हालांकि डिग्री n है तो यही रूट मिलेगा, लेकिन मान लो ये कम रिपीट हुआ है, 2 ही बार रिपीट हुआ, बाकी सब डिफरेंट है, तो जो रिपीट हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग टू दीज रूट्स कंप्लीमेंट्री फंक्शन ये आएगा। कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, एक बार phi 1 लिखेंगे y प्लस m डैश x, क्योंकि रूट m डैश ना है। अब यहाँ पर रिपीट हो गया m डैश, फिर दूसरा रूट भी m डैश ही है, तो दूसरा रूट m डैश भी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और phi 2 y प्लस m डैश x, कुछ ऐसा ही वहां पर भी काम होता था। फिर तीसरा रूट क्या लिखेंगे, x स्क्वायर phi 3 y प्लस m डैश x। चौथा क्या होगा, x क्यूब, ऐसा हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर दिखा नहीं रहे हैं, हम डॉट डॉट कर दे रहे हैं, लास्ट वाला दिखा दे रहे हैं, x का पावर n माइनस 1, x का पावर n माइनस 1 कैसे होगा, n रूट है ना, तो देख लो यहाँ 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ कितना पावर है 1, यहाँ n लिखेंगे, nth वाला आएगा, तो इसका पावर n माइनस 1 हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन, जहां पर phi 1 phi 2 वगैरह क्या है, आर्बिट्ररी फंक्शन है, तो ये यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं, जहां पर phi 1 phi 2 जो है वो सभी आर्बिट्ररी फंक्शन। क्लियर है ये। अब जरा ध्यान देना, ये तो 2 केस हुआ ही, इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेज है, उसके बारे में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ऐसा तो 2 ही केस मिलेगा, लेकिन हम नोट करके लिख दे रहे हैं, स्पेशल केसेज है वो नोट। तुम डायरेक्ट वहां पर लिख सकते हो, फर्स्ट नंबर देखो क्या है, corresponding to ये नॉन रिपीटेड फैक्टर, मान लो नॉन रिपीटेड फैक्टर d ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 के लेफ्ट हैंड साइड में अगर d एक फैक्टर है, तो द पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज टेकन एज, डायरेक्ट लिख सकते हो, उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो डायरेक्ट लिख सकते हो phi ऑफ y। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो ऐसा इक्वेशन है, d स्क्वायर प्लस d डैश प्लस 5d डैश स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा है। तो d यहाँ एक बार रिपीट हुआ है, मतलब d एक फैक्टर है, नॉन रिपीटेड मतलब d स्क्वायर नहीं है, d स्क्वायर मतलब 2 बार नहीं हो गया, तो ये मान लो d एक फैक्टर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा phi y, और फिर बाद में इसके करस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो अभी रूल बताए उसी से निकाल लेंगे, लेकिन इसके जगह हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं phi y, अगर ऐसा है तो। अब चलो आगे देखते हैं, और भी कुछ स्पेशल केसेज है उसके बारे में हम लिख दे रहे हैं। ये तो हो गया दूसरा, नंबर 2, corresponding to ये रिपीटेड फैक्टर, मान लो अगर कोई रिपीटेड फैक्टर ऐसा मिल जाए, रिपीटेड फैक्टर d टू द पावर m ऑन लेफ्ट हैंड साइड,
ऑफ 1 के लेफ्ट हैंड साइड में अगर मान लो ये है, तो द पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, द पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज टेकन एज, तब क्या लिखेंगे? देखो ऐसा लिखेंगे, phi1 ऑफ y प्लस x phi2 ऑफ y प्लस डॉट डॉट x टू द पावर m माइनस 1 phi m ऑफ y। क्या मतलब हुआ? ये कब हम लोग काम करेंगे, जा समझो, ध्यान देना। मान लो ऐसा है, डी क्यूब इंटू डी स्क्वायर प्लस 2d d डैश प्लस 5d डैश स्क्वायर। मान लो एक इक्वेशन ऐसा है, ऐसा इक्वेशन है। तो ये जो d है कितना बार रिपीट हुआ? 3 बार। इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट लिख सकते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? एक तो phi1 y आएगा, दूसरा कितना आएगा x phi2 y आएगा, और तीसरा कितना आएगा x स्क्वायर phi3 y। इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ देखें कि यहाँ d का पावर 3 है, डायरेक्ट लिख दिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग निकालना पड़ेगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? d के जगह m पुट करेंगे। मान लो ये है तुम्हारा, यहाँ पर -5 कर देते हैं और यहाँ पर 6 कर देते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर? इसके करस्पॉन्डिंग निकालना हो तो d के जगह m पुट करेंगे, m स्क्वायर -5 d के जगह m और d डैश के जगह 1 प्लस 6 d डैश के जगह यहाँ पर d डैश है, ये है d डैश स्क्वायर, सपोज करो d डैश स्क्वायर, ये 6 हो जाएगा और इसको हम लोग पुट कर देंगे 0। यही ना एक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग। तो अब यहाँ पर फैक्टर कर लो, फैक्टर तुम देख सकते हो m-2 और m-3 आएगा। तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ गया? 2 और 3। 2 और 3 दोनों क्या है? डिफरेंट रूट है। तो डिस्टिंक्ट रूट है, तो अभी हम बताएं डिस्टिंक्ट रूट रहे तो क्या निकलता है? डिस्टिंक्ट रूट में y phi1 y प्लस m1x phi2 y प्लस m2x ऐसा होता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग वो कितना आ जाएगा? देखो phi1 phi2 phi3 लिख चुके हैं, तो अब क्या लिखेंगे? phi4 y प्लस mx, m की जगह 2x प्लस phi5 और y प्लस 3x। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा। देखो फिर से समझोगे, इस इक्वेशन को तुमको सॉल्व करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट लिख सकते हो। ये वाला अभी जो तरीका यहाँ पर बताएं कि d का पावर m अगर रिपीटेड है, यहाँ पर d का पावर m है, तो ये तरीका बताया ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का लिखने का। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, वो तो डायरेक्ट ये होगी। अब इसके लिए निकालना पड़ेगा, तो निकालने का तरीका क्या बताया है कि d के जगह m बैठाएंगे और d डैश के जगह 1, इसको 0 से पुट इक्वेट कर देंगे, ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये एक्सिलरी इक्वेशन कहलाता है। सॉल्व किया हम 2 3 आ गया। अब जो डिस्टिंक्ट रूट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये आएगा, इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का ये पार्ट आ जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग। अब इसका और इसका दोनों लिखना है ना, दोनों तो है, तो दोनों फिर क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो ये पूरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया, पूरा निकल गया किसका? इस इक्वेशन का। क्लियर है ये? अब चलो देखो, अभी हम लोग लिखे हैं कि डी क्यूब ऐसा फैक्टर था, हो सकता है डी डैश क्यूब, तो डी डैश क्यूब रहे या एक ही डी डैश रहे फैक्टर में, ऑपरेटर फंक्शन में, तब फिर कैसे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। चलो उसके बारे में हम लिख देते हैं एक बार। देखो नेक्स्ट हो जाएगा नंबर 3, स्पेशल केसेज है ये सब, वो काम डायरेक्ट कर सकते हो। corresponding to ये नॉन रिपीटेड फैक्टर d डैश on left hand side of 1, then the part of complementary function is taken as, क्या लेंगे उस समय? अगर d डैश रहेगा तब लेंगे phi ऑफ x और d रहेगा तो phi ऑफ y। क्या क्लियर है? और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ये बोला देखोगे, या देखना, ध्यान देना। एक लास्ट नंबर, 4th नंबर, करस्पॉन्डिंग टू ये रिपीटेड फैक्टर। अब मान लो रिपीटेड फैक्टर है यहां पर d डैश
डी डैश का पावर m ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1, देन द पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज टेकन एज, क्या लेंगे phi 1 y नहीं लिखेंगे x लिखेंगे, प्लस यहां पर y लिखेंगे phi 2 ऑफ x प्लस y स्क्वायर phi 3 ऑफ x और डॉट डॉट phi का y का पावर m माइनस 1 phi m ऑफ x। क्या क्लियर है? आ रहा है समझ में ये? तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट। खोल दो दरवाजा। अब चलो हम लोग देखेंगे आगे, अभी जो भी चीज बताए हैं उसका हम लोग एक क्वेश्चन से देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं यहाँ पर। चलो तो एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन है सॉल्व, यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2r प्लस 5s प्लस 2t इक्वल टू 0, राइट साइड 0 है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, जरा समझना। सबसे पहले तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो, इज क्या है 2r प्लस 5s प्लस 2t बराबर 0। सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो 2r का मतलब क्या हुआ, r का मतलब डेल 2z बाय डेल एक्स स्क्वायर, और s का मतलब डेल 2z बाय डेल एक्स डेल वाई, और t किसको कहते हैं डेल 2z बाय डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। ये होगा, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए। अब उसको भी d और d डैश के टर्म में लिखेंगे। दैट इज, इसको क्या लिख सकते हैं 2d डैश सॉरी d स्क्वायर, z बाद में कॉमन लेकर के लिख लेंगे, और 5d डैश, और यहाँ पर 2d डैश स्क्वायर, और यहाँ पर z इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी को सॉल्व करना है। तो अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, जरा समझोगे। नाउ पुटिंग d इक्वल टू m एंड d डैश इक्वल टू 1 इन ऑपरेटर फंक्शन, या इन कोएफिशिएंट ऑफ z भी लिख सकते हो, इन ऑपरेटर फंक्शंस। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा 2m स्क्वायर प्लस 5m, d के जगह m और d डैश के जगह 1, और प्लस 2 d डैश के जगह 1 बैठाएंगे, और इक्वल टू 0, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। यही ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गया। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करो, देखो क्या आएगा। 2m स्क्वायर रहने देते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 4m प्लस m और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, दोनों से 2m कॉमन ले लो। तो 2m कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा m प्लस 2, और फिर यहाँ पर भी 1 दोनों से कॉमन ले लो तो m प्लस 2 और इक्वल टू 0। अब यहाँ से m प्लस 2 दोनों से कॉमन ले लेते हैं, m प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से m का वैल्यू कितना आ रहा है -2 आ रहा है, और -1/2, इसको भी 0 पुट करोगे तो -1/2 आ जाएगा। तो ये दो डिस्टिंक्ट रूट आया है, डिस्टिंक्ट रूट आया है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा। तो देयरफॉर अब ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही होगा, क्योंकि राइट साइड 0 है ना। राइट साइड अगर कोई फंक्शन रहेगा तब पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन, या द सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा z इक्वल टू 5 1 और y प्लस mx, m की जगह कितना है -2x हो जाएगा, प्लस 5 2 y प्लस mx, m की जगह क्या है -1/2x। यही सॉल्यूशन हो जाएगा। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत किसी को? तो कुछ विशेष तो नहीं करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, और जो ऑपरेटर फंक्शन है उसमें d के जगह m और d डैश के जगह 1 बैठा देंगे। d डैश के जगह 1 बैठाना है, ये d डैश है, तो d डैश के जगह 1 बैठा देंगे। एक तुमको इक्वेशन मिल जाएगा जिसको ऑक्सिलरी इक्वेशन कहेंगे, यहाँ पर 0 से इक्वेट करने के बाद, और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर या तो डिस्टिंक्ट रूट आ सकता है या फिर रिपीटेड रूट। तो रिपीटेड रूट में कैसे लिखना है वो भी बता दिया है, डिस्टिंक्ट रूट में कैसे लिखना है वो तो यहाँ पर देख ही रहे हो। रिपीटेड रूट में थोड़ा सा अंतर होता है, वो बताया ही है। अब मान लो जैसे अभी यहाँ पर ये इक्वेशन आया, अगर यहाँ पर d स्क्वायर रहता है तो उसका डायरेक्ट हम बताएं तरीका, या d डैश स्क्वायर रहता है तो उसका डायरेक्ट तरीका है।
तो उसका अलग लिख लेते हैं और इसका फिर अलग लिख लेते हैं और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे और फिर राइट साइड कोई फंक्शन रहेगा तो उसका फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं उसका जो है वो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज तुम लोग कुछ सवाल को बनाओगे सॉल्व एग्जाम्पल में जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन से रिलेटेड है उसको बना करके देखोगे। तो चलो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।